दीपावली पर शुभकामना संदेशों का अपना महत्व होता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के शुभकामना संदेश हर दीपावली पर विशेष होते हैं। इस बार का शुभकामना संदेश पत्र राष्ट्रवाद पर आधारित है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, तो विधानसभा के अमृत काल का भी। साथ ही जिक्र है अजमेर में हो रहे नवाचारों का। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने देवनानी से खास बातचीत की। राजस्थान की विधानसभा में नवाचारों के कारण वासुदेव देवनानी को पूरे देश में जाना जा रहा है और अब पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई जगहों पर इस बात की चर्चा है कि जिस तरह का राष्ट्रवाद की झलक उनके कार्यों में साफ तौर पर नज़र आती है और साथ ही जिस तरह का नवाचार राजस्थान की विधानसभा में हुआ है वो भी एक अलग तरह से परिभाषित होता है। हाल ही में जब लंदन और बारबाडोस का दौरा करके स्पीकर देवनानी जी लौटे हैं तो वहाँ पर भी उनकी स्पीच में वो तमाम बातें थी जो देश की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई थी। हम उनसे बात करेंगे। आप हाल ही में लौटे, वहाँ के अध्ययन भी किया आपने, वहाँ की लोकतंत्र का, वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का, वहाँ की संसदीय व्यवस्था का, तो किस तरह से हमारे देश में, हमारे राज्य में और वहाँ की व्यवस्थाओं में आपको अंतर नज़र आया और किस तरह हम वहाँ से कुछ सीख सकते हैं या आपने यहाँ को लेकर वहाँ क्या संदेश दिया? स्पीकर्स की जो कॉन्फ्रेंस हर साल जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की होती है वह बारबाडोस थी। उसके पहले रास्ते में लंदन भी रुकना हुआ और उसके पूरे जर्मनी और फ्रांस भी जाना हुआ इसी कड़ी में। तो लगा कि विदेशों के अंदर जो आज की तारीख में लोकतंत्र है उसकी तुलना में भारत का लोकतंत्र आज भी श्रेष्ठ है, मजबूत है। वहाँ पे कई बार ये लिंग के भेदभाव की बात होती है, जेंडर की, लेकिन जब हमने वहाँ बताया कि हमारे यहाँ 33% अभी संसद ने महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण रखा है तो उससे सारे देश हतप्रभ हो गए। इतना बड़ा महिलाओं को नारी शक्ति का सम्मान मिला है, ये उनके लिए आश्चर्यजनक था। और एक सेशन गुड गवर्नेंस का था, उसमें भी हमने जब यहाँ की सारी स्थिति बताई, हमारे यहाँ कैसे पार्लियामेंट होती है, नियम कैसे बनते हैं, उसका पालन इस तरह से होता है, तो मैं लगा कि हम बाकी कंट्रीज़ के अंदर से बेटर हैं। जो चुनाव की प्रक्रिया की भी चर्चा चली तो हमने बताया किस तरह से यहाँ हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं। इवन पंचायत चुनाव और बाकी में भी महिलाओं के प्रति आरक्षण है। तो उस बातचीत में लगा कि हमारा देश इन सारी बातें जो चर्चाएं हुई, हमारा देश कई गुना आगे है और वहाँ से जो कुछ सीखने की बातें हैं, अनुशासन वहाँ बहुत तगड़ा है। यानी जैसे व्हीकल्स हैं वह लाइन में ही चलेंगे, चाहे किसी बड़े व्यक्ति का कितना ही वहाँ पे व्हीकल बीच में आ जाए, लेकिन क्रम में चलेंगे। रोड क्रॉस करेंगे तो बड़े सिस्टम के साथ करेंगे। यानी जो नियमों का है उन नियमों की पालन के प्रति हमारे उन कंट्रीज़ में ज़्यादा गंभीरता है, उसका पालन भी वहाँ पर होता है। और डिसिप्लिन के साथ साथ जैसे जर्मनी में मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े से बड़ा व्यक्ति, कुछ परसेंटेज को छोड़ दें, वो आज भी साइकिल पे चलते हैं। तो साइकिल के कारण उस देश का जहाँ पर्यावरण सुरक्षित है वहाँ पे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और इस दृष्टि से वहाँ के लोगों से बात सीखने की आवश्यकता है। व्यवसाय की दृष्टि से क्या, वहाँ भारतीय काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे रह रहे हैं, प्रसन्न है और वहाँ की इकोनॉमी की दृष्टि से सक्षम भी बने हैं। लेकिन वहाँ लगा कि अभी भी एम्प्लॉयमेंट जैसे काफ़ी पद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे है जिस पे भारतीयों को रोज़गार मिल सकता है। उसके लिए केवल आवश्यकता है कि उनको वहाँ की भाषा प्रारंभ में आनी चाहिए। उसके भारत में भी हालांकि कुछ जगह शुरुआत हुई है, मैंने चर्चा भी की थी कि जर्मन भाषा, जापान की भाषा, कुछ इंग्लिश के अंदर कुछ लोग भाषा ज्ञान कुछ अधिक बढ़ेगा तो व्यक्ति वहाँ जा कर के रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 3-4 बातें ध्यान आई। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो जैसे ब्रिटेन का देखा, आज वहाँ की पार्लियामेंट बहुत पुराने हिसाब से बनी हुई है, माइक वो लटक रहे हैं, उसमें से लोग बोलते हैं और करते हैं। तो अंदर म्यूज़ियम में भी कई चीज़ें नहीं दिखी जो कोई भारतीयों के भी
वहाँ दृश्य लगे हुए थे, फ़ोटो वगैरह इसके। तो मुझे लगा कि भारत का महत्व अच्छा है। और लंदन में जब मैं गया तो बाबा अम्बेडकर का जो मकान पूरा खरीद करके उसको एक स्मारक के रूप में डेवलप है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। गांधी की स्टेचू पे भी लोग जाते हैं। सावरकर का वहाँ पे अभी स्टेचू नहीं, उनका आवास तो है, आवास पे लिखा हुआ है, सरकार से हम फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन उसमें यदि सावरकर हाउस को भारत सरकार यदि खरीद ले तो उससे देश का गौरव भी बढ़ेगा। मैंने वहाँ चर्चा की तो उनका प्रक्रिया में है, शायद भारत सरकार इसमें सोच भी रही है। तो इस प्रकार आपके चर्चा है आपकी शुभकामना संदेश पत्र की, जो राजस्थान के कई जगहों पर आपके गए हैं, और वो संदेश पत्र मैंने भी देखा, दीपावली पर मुझे भी प्राप्त हुआ। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह से आपने इसको अलग अलग पेज पर अलग अलग चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो नज़र आई, अमृतकाल में विधानसभा। तो आप देख सकते हैं कि अमृतकाल में विधानसभा ये अपने आप में एक अलग कहा जा सकता है नवाचार है। और इन नवाचारों में चाहे संविधान दीर्घा हो, चाहे युवा संसद के आयोजन हो, पर्यावरण का संदेश हो, नेवा संसद केंद्र सेवा केंद्र का आयोजन हो, महिला विधायकों का सम्मान हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ हो, सामूहिक योग के कार्यक्रम हो, कारगिल विजय दिवस पर आपने वीरांगनाओं का सम्मान का कार्यक्रम किया। इसके साथ ही जो विधानसभा की व्यवस्था है, जब सत्र चलता है तो प्रश्न समय पर विधायकों को उनके उत्तर प्राप्त हों, उस दिशा में आपने बहुत कारगर प्रयास किए गए। तो नवाचार और अमृतकाल जो इस वक्त देश में हम सुनाई दे रहे हैं शब्द, तो राजस्थान क्योंकि एक ऐतिहासिक हमारे राजस्थान विधानसभा की परंपरा है, गौरव है, उसको आगे बढ़ाने में आपने जो काम किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ ये राजस्थान की विधानसभा की गरिमा बहुत ऊंची रही है और आज भी है। तो उस दृष्टि से कई पुराने अध्यक्षों ने भी इसको अपनों कार्यकाल में इसको सींचा है, इसका मान बढ़ाया है। उसी कड़ी में विधानसभा 52 में, मुझे लगता है मार्च 52 में इसका गठन हुआ था और आज इसको 75 साल होने जा रहे हैं। तो मैं अपनी एक बहुत जल्दी एक टीम का गठन करके अगले साल भर इसके अमृतकाल के कार्यक्रम कैसे हों इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और जब मेरा दायित्व मिला तो इसमें लगा कि ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल होनी चाहिए विधायिका के, वो जिसे लगातार परसुएंस किया। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 92% प्रश्नों के उत्तर विधायकों को मिलने शुरू हुए। कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रतिशत को और धीरे धीरे हम बढ़ाएं। उसी तरह संविधान जिसको सब लोग लेकर के चर्चा करते आए हैं, उसके एक दीर्घा हमारे म्यूज़ियम में बने। और यह म्यूज़ियम बना तो लगभग पिछले कार्यकाल हमारे अध्यक्ष के कार्यकाल में, लेकिन लोगों के आने जाने का क्रम बढ़े, उसको जनता के लिए ओपन करें, तो उसको जन दर्शन के नाम से इसको प्रारंभ किया। और आज मुझे खुशी है कि लगभग 21 से 22 हज़ार लोग इसको इस साल सवा साल के अंदर देख चुके हैं। कई पर्यटक भी आते हैं, उनके भी ब्रोचर में राजस्थान विधानसभा का म्यूज़ियम इंक्लूड है। तो पर्यटक भी आते हैं, चार्टर अकाउंटेंट आते हैं, स्कूल्स के बच्चे आते हैं। तो राजस्थान 52 से लेकर आज तक किस प्रकार का है उसकी झलक भी उसमें दिखाई देती है। और बाकी नवाचारों में जैसे कहा कारगिल विजय सबके ध्यान में रहे, तो कारगिल विजय वाटिका भी यहाँ पे बनाई है, कुछ व्यवस्थाएं भी अंदर की सुधार की हैं। तो मैं सोचता हूँ धीरे धीरे यह हमारी विधानसभा के अंदर जैसे पेपरलेस बनाने का सोचा, कुछ प्रांतों में काम शुरू हुआ है। तो दृष्टि से हर विधायक के टेबल पर आईपैड लगे, उस आईपैड का उपयोग भी वो करना शुरू करें। लगभग 70% काम तो विधायकों ने शुरू कर दिया है। कुछ विधायकों को कभी वो कठिनाई आती है तो उसका भी हमने समाधान वहाँ पे करने का विचार किया हुआ है, व्यवस्था की हुई है। तो इस सारी चीज़ों से लगता है कि इसमें नवाचार की और भी कुछ गुंजाइश है, वह भी हम इसको धीरे धीरे करके एक जैसे म्यूज़ियम है, मैं अभी यूपी का म्यूज़ियम दिखाया, उसमें कुछ कई चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे की जानी चाहिए। तो मैंने अपने स्टाफ को वहाँ पे भेजा है, उसको यहाँ पे लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, कुछ चीज़ें उसमें भी हम इसको जोड़ेंगे ताकि यह विधानसभा श्रेष्ठ विधानसभा बन पाए। आपने अपने पूरे इस शुभकामना संदेश में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर की बात आपने
अपने संदेश में लिखी है। मैं प्रतिवर्ष जब एक कार्ड भेजता हूँ तो तीनों चारों पेज में कहीं ना कहीं उद्देश्य जाए उसके कुछ कंटेंट की व्यवस्था करता हूँ। इस बार मूलतः इसको राष्ट्रवाद पे लिया है और वह आज के लिए राष्ट्र प्रथम हो, इसका संदेश प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। उसी में फिर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये भारतीय सेना ने जिस ऐसे स्वदेशी हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान की उसको उसके दांत खट्टे कर दिए और नेस्तनाबूद कर दिया, वह प्रत्येक भारतीय तक जाए उसका एक प्रयास किया है कि वास्तव में जब उसकी घटना करते हैं अंदर घुस करके दुश्मन को मारना। और मैं समझता हूँ ये हमारी सेना की महानता है, देश के नेतृत्व का भी महानता है जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की। पहले हर काम के लिए ऊपर आदेशों को की प्रतीक्षा होती थी, अब सेना को पूरा ये आदेश था कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो आप निर्णय चाह लें उनके पास हथियार ही पहुँचे हैं। और जिस प्रकार से सिंदूर हमारी बहनों का वहाँ के आतंककारियों ने, घुसपैठियों ने जो भी पहुँचा उसका बदला मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने लिया है। इसलिए मैं उन सेनाओं को भी नमन करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अजमेर का जिक्र किया, अजमेर के किए गए विकास कामों का जिक्र है, क्योंकि लंबे समय से आप अजमेर के जनप्रतिनिधि भी हैं। शुभकामना संदेश में विशेष तौर पर उल्लेख है। अजमेर मेरी जन्मस्थली भी रही है और अभी लगातार वहाँ की जनता विश्वास व्यक्त कर रही है। तो इस बार जब अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की, उसके कारण से अजमेर एक नए अजमेर की विकास की ओर बढ़ चला है। चाहे वहाँ की सड़कों के विषय में हो, चाहे पानी की व्यवस्था जो वर्षों से यहाँ से समस्याग्रस्त रहा है अजमेर, उसके लिए योजना बनी हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम का हो, आईटी पार्क का विषय हो, और साथ में वहाँ पर एंट्री प्लाजा से गेट अजमेर की पहचान ही नहीं थी, उस पहचान का शिलान्यास हुआ है। और बहुत जल्दी वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी बनने की बात शुरू की है, नया एक स्टेडियम भी बन रहा है। मैं सोचा ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अजमेर के इतिहास में आगे बहुत ज़्यादा नई पीढ़ी। मेरी कर्म भूमि भी रहा है अजमेर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अजमेर क्योंकि एक ऐतिहासिक शहर है, अजमेर पौराणिक शहर भी है, नई आधुनिक अजमेर बने लेकिन पुराने कल्चर को समायोजन करते हुए अजमेर नजर आए, उसके लिए क्या प्रयास है? उस पुराने किले के दृष्टि से हमारे अजमेर का म्यूज़ियम है, उसके अंदर भी 5 करोड़ का एक नई गैलरीज बन रही है। उस गैलरी में सिंधु सभ्यता विशेष रूप से हुआ है। और अभी जो विभाजन का दंश कई परिवार वहाँ पे है, तो विभीषिका की भी एक उसमें गैलरी का बन रहा है। तो ऐतिहासिक भी चीज़ें वहाँ पे दिखें, तारागढ़ है उसका भी कुछ विकास हो, तो ये सारी पुरानी चीज़ें भी वहाँ पे मेंटेन रहे। और क्योंकि ऐतिहासिक रही है तो ये ऐतिहासिक जो स्थल है उसका भी विकास हो। और अभी हाल ही में वहाँ पे एक लेपर्ड सफारी का भी हमने बनाने का निर्णय किया, उद्घाटन उसका शिलान्यास हो गया। कुल मिलाकर के अजमेर में पर्यटक बढ़े। और जिस प्रकार की संस्कृति का आपने कहा, 3 ऐसे स्थान जिनका अंग्रेज़ों के काल से उनके नाम पर था, जैसे उस पर वहाँ पे किंग एडवर्ड मेमोरियल था, तो किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके हमने उसका ऋषि दयानंद सरस्वती के नाम से किया, जिसके आधार पर लोगों को अभी भी किंग एडवर्ड अजमेर क्या करें। वहाँ पे फाई सागर था, अब फाई सागर किसी अंग्रेज इंजीनियर के नाम से था, उसको वरुण सागर का नाम दे के आगे किया। एलिवेटेड रोड बना उसको राम सेतु के नाम से किया। तो ऐसे कुछ अपनी जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप बने उसकी दृष्टि से भी प्रयत्न करके उसका निर्णयात्मक स्थिति पहुँचा ही है। तो संस्कृति भी रहे, हमारा इतिहास भी रहे, और साथ में नए आयाम के उससे विकास भी होता रहे, इस प्रकार का प्रयत्न पिछले 2 वर्षों में किया है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लगातार इसमें सहयोग करके बजट भी दिलवाया है और काम भी अधिकारियों से करना प्रारंभ कर दिया है। और पानी के लिए 600 करोड़ रुपए जो अजमेर को मिले हैं। बिजली व्यवस्था वहाँ पे चरमा रही थी, उसमें 150 करोड़ का नया GSS जो गैस आधारित आधुनिक है वह भी शहर को उन्होंने दिया है। मैं समझता हूँ कि अजमेर का प्रगति आगे बढ़ चली है। वासुदेव जी लगातार विधानसभा में नवाचारों के लिए जाने जा रहे हैं और अमृतकाल के तहत आने वाले समय में हम और भी कई आयोजन विधानसभा में देखेंगे। लेकिन सबसे अहम यही है कि ये खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 3य वर्ष शिक्षित हैं, संघ के लंबे समय तक कार्य करने के कारण इन्हें
विद्यार्थी परिषद को खड़ा करने या और अन्य प्रकल्पों में विकल्पों को मजबूती के लिए भी इनका योगदान रहा है। और यही कारण है कि इनके पूरे कार्यकाल में और इनके हर आयोजन में या हर प्रयोग में राष्ट्रवाद की झलक नज़र आती है। वही नज़र आया शुभकामना संदेशों में भी। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।